नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 22 फरवरी 2023 के डेली न्यूज एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज है? तो रशिया ने मेजर न्यूक्लियर ट्रीटी को यूएस के साथ सस्पेंड कर दिया। कल विनी सर ने इस पर्टिकुलर न्यूज को लेकर एक शॉर्ट भी बनाया था। ये अनाउंसमेंट तब आया है जब रिसेंटली ही वॉर जोन में पहुंच गए हैं जो बाइडेन यूक्रेन की तरफ सपोर्ट दिखाने के लिए। तो इस न्यूज को देखेंगे। उद्धव ठाकरे जी की जो प्लिया है कि शिवसेना की लीडरशिप पार्टी सिंबल आप एकनाथ शिंदे को ना दो, इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी ही केस को लिस्ट किया है। ये न्यूज़ के बारे में जानेंगे। इंडिया और सिंगापुर के यूपीआई और पे नाउ के बीच में लिंकेज हो गया है। अब इंडिया से सिंगापुर पैसे भेजा सकते हैं थ्रू यूपीआई और सिंगापुर से इंडिया आ सकते हैं। तो ओवरऑल जब आप फ्लाइट पकड़ के सिंगापुर जाओगे तो सिंगापुर के अंदर इंडियन यूपीआई को आप बड़े ही आराम से इस्तेमाल कर सकते हो पेमेंट वगैरह करने के लिए। अपने आप में एक अच्छा डिसीजन है ये। फिर आगे इसरो ने अनाउंस किया है कि एस्ट्रोसैट के डाटा को इस्तेमाल किया जा सकता है साइंटिस्ट के द्वारा रिसर्च के लिए। ये देखेंगे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की एक स्टडी ये बोलती है कि ब्रेन इंस्पायर्ड इमेज सेंसर छोटे म्यूनिसिपल ऑब्जेक्ट्स को एफिशिएंटली आइडेंटिफाई कर सकता है। ये क्या है ये देखेंगे। वल्चर सर्वे कंडक्ट हो रही केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका में, इसके बारे में बात करेंगे। आईपीएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन पे भेजो, ऐसा होम मिनिस्ट्री ने राज्य की सरकारों से बोला है। अगर नहीं भेजा तो ऑफिसर्स को सेंट्रल डेप्यूटेशन के लिए 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा। फिर भाई चिल्ड्रंस के पास डाटा है अपने जेनेटिक ओवरऑल इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का राइट है चिल्ड्रंस के पास अपनी जेनेटिक डाटा को प्रोटेक्ट करने का। एक्चुअली में क्या होता है कि अक्सर कर माँ बाप के बीच में डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हो जाती हैं। उसमें फिर बाप अपनी बीवी पे ऊपर इल्ज़ाम लगाने लगता है कि ये बेटा मेरा नहीं है। तो फिर कोर्ट कहता है कि जेनेटिक टेस्ट कराओ ये देखने के लिए कि भाई ये सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। तभी ये डिसाइड हो पाएगा कि हाँ भाई इस आदमी को अपने बेटे के लिए कंपनसेशन देना है कि नहीं देना है। तो इस केस में जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा डिसएडवांटेजियस कंडीशन में चले जाते हैं माँ बाप के झगड़े में। वो फिर अपना जेनेटिक डीएनए का टेस्ट कराते फिरते हैं जो कि उनका एक राइट है। तो इस कंटेक्स्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली क्या बोला इसको देखेंगे। और सर्वे ऑफ इंडिया आर्बाइटर ऑफ मैप्स रहेगा। वैसे तो पहले मैप बनाने का सोल राइट सर्वे ऑफ इंडिया के पास था, लेकिन अब चूंकि प्राइवेट एंटिटीज के पास भी राइट्स आ चुका है तो हाई रेजोल्यूशन मैप में नेशनल बाउंड्रीज और स्टेट बाउंड्रीज को डिसाइड करने के लिए आर्बाइटर ऑफ मैप्स सर्वे ऑफ इंडिया रहेगा। मतलब अगर प्राइवेट कंपनी मैप बना रही है तो मैप में कहाँ पे कौन सी चीज कैसे रखनी है इसका डिस्कशन और इसका फाइनल अप्रूवल सर्वे ऑफ इंडिया से ही लेना होगा। तो काफी सारी न्यूज है आज करंट अफेयर्स में। एडिटोरियल्स की बात की जाए तो जो बजट है, बजट यंग पर्सन्स के लिए और होना चाहिए। अभी का जो बजट है वो भले ही कैपिटल इंटेंसिव डेवलपमेंट की बात करता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करता है, लेकिन यंग के लिए प्रॉपर आप कह लो मसाला नहीं है हमारे बजट के अंदर। किस प्रकार का मसाला चाहिए इसके बारे में बात करें। रूरल डेवलपमेंट में अर्बन बायस एग्जिस्ट करती है, इसको हटाने की जरूरत हो रही, इसके बारे में बात करेंगे। यूएस इंडिया के बीच में डिफेंस और टेक्नोलॉजी के कॉपरेशन को लेकर एक आर्टिकल है, इसको देखेंगे। पार्लियामेंट अपने लोगों के प्रति अकाउंटेबल होने चाहिए। रिसेंटली मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है राज्यसभा में और राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, इनके रिकॉर्ड्स को, इनकी स्पीचेस के कुछ पोर्शंस को एक्सपंज किया गया। तो इस बात को लेकर सरकार के स्टैंड को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो 4 आर्टिकल्स में एडिटोरियल के डिस्कस करूंगा। एक आर्टिकल ईपीएफओ की पेंशन पेमेंट को लेकर है जिसके बारे में मैं पहले आपसे डिस्कशन कर चुका हूं, तो यहां दोबारा डिस्कशन नहीं कर रहा। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब आपको दिख रहा है कि फ्यूचर में कुछ साइन ऑफ इंप्रूवमेंट्स है। लाइट एट द एंड ऑफ द टनल का मतलब यह होता है कि भाई ओवरऑल सामने गुप्त अंधेरा दिख रहा है टनल का, लेकिन एट द एंड आपको कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट जरूर नजर आएगा। अब सेंटेंस में यूजेज यहां बड़ा जबरदस्त है। आई सी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल फॉर माई रिलेशनशिप विद हर। मतलब ओवरऑल किसी लड़की को इंप्रेस कर रहे हैं, इंप्रेस हो नहीं रही, लेकिन टनल के एंड पे दिख रहा है कि हाँ भाई शायद कभी इंप्रेस हो जाएगी। तो मतलब लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, किसी भी चीज के प्रति जब आप अप्रोच रखते हो तो आपको लगे कि हाँ भाई एंड में सक्सेस यहाँ पे मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल यूपीएससी, तो फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ, सेकंड अटेम्प्ट नहीं हुआ, थर्ड अटेम्प्ट नहीं हुआ, लेकिन हाँ भाई आखिरी चौथे अटेम्प्ट में हो गया। ठीक है भाई, चलिए पहले न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट टू हियर उद्धव प्लियास अगेंस्ट इलेक्शन कमीशन ऑर्डर टुडे। दोस्तों अगर अब तक आपने चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे लेक्चर की नोटिफिकेशन और पीडीएफ दोनों आपको मिल जाएगी। ज्यादा से ज्यादा लोग से लेक्चर को शेयर करें दोस्तों, इस लेक्चर के रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। तो भैया सुप्रीम कोर्ट ने लिस्ट किया है फॉर्मर महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे साहब की पिटीशन को। ये पिटीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के उस जजमेंट को रिफ्यूट कर रही है
कंटेस्ट कर रही है, जिस जजमेंट के चलते शिवसेना नाम पार्टी का एकनाथ शिंदे जी की फैक्शन को दे दिया गया है। साथ साथ सिंबल शिवसेना का बो एंड एरो वो भी एकनाथ शिंदे जी की फैक्शन को दे दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने बोला है कि ठीक है भाई, हम ओवरऑल इस पर्टिकुलर केस को हियर करेंगे। एक्चुअली में उद्धव ठाकरे जी के बिहाफ पे सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब अपीयर हो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, और उन्होंने बोला कि जब से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये ऑर्डर आया है कि शिवसेना नाम और सिंबल एकनाथ शिंदे जी को दिया जा रहा है, तब से जो राइवल फैक्शन है वो बैंक अकाउंट के ऊपर कब्जा कर रहा है, प्रॉपर्टीज के ऊपर कब्जा कर रहा है पॉलिटिकल पार्टी की, जो कि अपने आप में सही नहीं है। कहीं ना कहीं ये प्रॉपर्टीज, ये बैंक अकाउंट्स पे उद्धव ठाकरे जी का भी ओवरऑल अधिकार है, कुछ इस प्रकार की बात यहाँ पे बोली जा रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि चलो भाई ठीक है, एक बार हम इस पर्टिकुलर केस को जरूर हियर करेंगे। तो अभी के लिए देखा जाए तो आज है 22 फरवरी, और आज ही 22 फरवरी को इस पर्टिकुलर मैटर में सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे सुनवाई करेगा। उद्धव ठाकरे साहब का ये बोलना है कि इलेक्शन कमीशन का जो डिसीजन है वो अनफेयर है और बायस्ड है। इलेक्शन कमीशन फेल कर चुका है अपनी ड्यूटी में एज अ न्यूट्रल आर्बाइटर ऑफ डिस्प्यूट्स अंडर द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर ऑफ 1968। ये किस बेसिस पे कह रहे हैं उद्धव ठाकरे साहब? तो उद्धव ठाकरे साहब का बोलना है कि जो पार्टी का, शिवसेना का पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है 2018 का, उसको इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए था। इस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटर पार्टी पोल्स की बात होती है, वोटिंग की बात होती है, वो वोटिंग भी यहाँ नहीं कंडक्ट की गई है, जिसके थ्रू एकनाथ शिंदे जी को यहाँ पे लीडर डिक्लेयर कर दिया गया। कम से कम पोल्स तो होने चाहिए थे। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने अपने ऑर्डर में ये बोला था कि ये जो पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, चूंकि इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारे बोर्ड ऑफिस बेयरर्स ऑफ द शिवसेना को कौन इलेक्ट करेगा, कौन नॉमिनेट करेगा, एक्चुअली में उद्धव ठाकरे। तो जो पार्टी बेयरर्स है उनको नॉमिनेट किया जा रहा है डायरेक्टली एक आदमी के द्वारा, बिना किसी इलेक्शन के। तो अपने आप में पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन का ये प्रोसेस ही अनडेमोक्रेटिक है। इसके बेसिस पे ही पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ्यूट कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि चूंकि पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ने इसको ठीक से नहीं फॉलो किया, तो इलेक्शन कमीशन गलत है। अब कौन सही है कौन गलत है ये तो देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ही बताएगा। बट बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि जिस प्रकार का शिवसेना का पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन है, बाकी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का भी उसी प्रकार का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर आप शिवसेना के कॉन्स्टिट्यूशन को हटा रहे हो तो बाकी पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशंस को भी हटा दो। तो ये ओवरऑल अगर आप देखो तो इलेक्शन कमीशन भी अपने अपने पॉइंट्स पे सही है। वैसे मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन ने जब पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन शिवसेना का क्रिटिसाइज किया था, उस समय पे इलेक्शन कमीशन ने जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है इंडिया की, सबको क्रिटिसाइज करते हुए बोला था कि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी लेके आओ। लेकिन मुद्दा यहां पे इलेक्शन कमीशन के सामने शिवसेना का है, तो यहां पे डिसीजन तो शिवसेना के कंटेक्स्ट में ही देगा इलेक्शन कमीशन। लेकिन उद्धव ठाकरे साहब बोल रहे हैं कि भाई अगर आप देखो तो शिवसेना की प्रतिनिधि सभा में 200 ऑड मेंबर्स हैं, और 200 में से 160 मेंबर्स का सपोर्ट है उद्धव ठाकरे जी को। तो उद्धव ठाकरे को आप कैसे हटा सकते हो? इलेक्शन कमीशन बोल रहा है कि जो 200 मेंबर से प्रतिनिधि सभा के ये तुमने वोट डाल के नहीं चुने हैं, तो हम इसको सही मानते ही नहीं है। तो क्या सही क्या गलत, अब ये तो सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से डिसाइड करेगा उस पर पता चलेगा। उद्धव ठाकरे जी अपने सपोर्ट में ये भी बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में 12 मेंबर्स है शिवसेना के, 12 के 12 का सपोर्ट उद्धव ठाकरे को है। राज्यसभा में 3 मेंबर्स है शिवसेना के, 3 के 3 का सपोर्ट उद्धव ठाकरे के। तो ये पॉइंट्स आपने क्यों नहीं कंसिडर किया कि सिलेक्शन करते वक्त सिर्फ लोकसभा की मेंबरशिप और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की मेंबरशिप और उसकी मेजॉरिटी देख के आपने यहाँ पे डिसीजन ले लिया? वो अलग बात है कि लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर को चुनने के लिए एक्चुअली में राज्य के लोग जाके वोट डालते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के मेंबर चुनने में डायरेक्टली लोग वोट नहीं डाल रहे हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है। प्लस ठाकरे साहब यहाँ पे स्प्लिट की बात कर रहे हैं। ठाकरे साहब ये बोल रहे हैं कि भाई देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अब स्प्लिट की कोई लीगल वैलिडिटी है नहीं। तो अभी के लिए क्या हुआ है कि एकनाथ शिंदे का फैक्शन टूट गया शिवसेना से अलग, वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिला, ना ही उसने अपनी खुद का एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। तो ऐसे केसेस में आपको डिस्क्वालिफिकेशन करना चाहिए, क्योंकि स्प्लिट अब लीगली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड नहीं है। जी हां, 10th शेड्यूल के अंदर अगर कुछ एमएलए ओवरऑल एक ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी से अलग हो गए और वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं मिले हैं, या उन्होंने अपना खुद का पॉलिटिकल फ्रंट या पार्टी नहीं बनाई है, तो उस केसेस में आपको डिस्क्वालीफाई कर देना चाहिए। स्प्लिट इज नो मोर अलाउड अंडर 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सब बेसिस रखते हुए उद्धव ठाकरे साहब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार मांगने गए हैं इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के अगेंस्ट। अब उनको यहां पे राहत मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं।
अभी हो ये रहा है कि इलेक्शन कमीशन के डिसीजन के बाद जो विप है वो एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन के पास आ चुकी है, और विप के अंदर आप लिटरली पार्टी के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उनको आदेश दे सकते हो कि ऐसा ऐसा करो, नहीं तो हम तुमको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो अभी के लिए विप एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन के पास चली गई है ओवरऑल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के डिसीजन के बाद। उसी को कंटेक्स्ट कर रहे हैं यहाँ पे उद्धव ठाकरे जी। देखते हैं उद्धव ठाकरे जी को राहत मिलती है सुप्रीम कोर्ट में, नहीं कल तक हमको पता चल जाएगा। जब मैं कल का करंट अफेयर्स एडिटोरियल डिस्कस करूंगा तो आपके साथ इस चीज की बात करूंगा। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हैं ओवरऑल। यहाँ पे अगली न्यूज पे आ जाते हैं। जीएस पेपर 2 बायलैटरल कोऑपरेशन, इंडिया सिंगापुर लॉन्च यूपीआई पे नाउ लिंकेज। तो इंडिया का यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस जिसको आप यूपीआई बोलते हो, और सिंगापुर का पे नाउ, ये अब ऑफिशियली एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, अलाउइंग फॉर अ रियल टाइम पेमेंट लिंकेज। इसका एक वर्चुअल लॉन्च हुआ है, और ये वर्चुअल लॉन्च हुआ जब प्रधानमंत्री मोदी जी की सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली हिसिन लुंग से बातचीत हुई। तो सिंगापुर पहली कंट्री है जिसके साथ क्रॉस बॉर्डर पर्सन टू पर्सन पेमेंट फैसिलिटी यूपीआई के माध्यम के थ्रू शुरू कर दी है इंडिया ने। तो जो इंडियन डायस्पोरा सिंगापुर के अंदर रह रही है, अगर आप एक माइग्रेंट वर्कर स्टूडेंट के बिहाफ पे सिंगापुर में हो, या एज अ टूरिस्ट भी आप सिंगापुर में गए हो, तो इस डिजिटलाइजेशन का बेनिफिट उठा सकते हो। ये फिनटेक कॉमन मैन को हेल्प करेगा। लो कॉस्ट पे आप सिंगापुर से इंडिया पैसा भेज सकते हो या इंडिया से सिंगापुर पैसा भेज सकते हो। तो आप कह सकते हो यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस ये एक एडवांस्ड वर्जन है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम का, आईएमपीएस राउंड द क्लॉक फंड ट्रांसफर सर्विस का, जो कि कैश पेमेंट यहाँ पे तेज हो जाएंगी, आसान हो जाएंगी, स्मूथ हो जाएंगी, और ज्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा ये कैश पेमेंट भेजने में। यूपीआई सिस्टम क्या है? ये एक ऐसा सिस्टम है जो मल्टीपल बैंक अकाउंट को जोड़ के एक सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन में ले आता है। बैंकिंग के बहुत सारे फीचर्स, सीमलेस फंड राउटिंग, मर्चेंट पेमेंट, ये आप इस यूपीआई के ऐप के थ्रू कर सकते हो। अभी के लिए देखो तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जितने भी पेमेंट सिस्टम्स को चला रहा है, फॉर एग्जांपल नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस सिस्टम, फिर एक है इमीडिएट पेमेंट सर्विस सिस्टम जिसको आईएमपीएस भी बोलते हो आप, फिर एक है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, फिर भारत बिल पेमेंट सिस्टम, रूपे। इन सब में सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर इंडिया में कोई पेमेंट सिस्टम है तो वो है आपका यूपीआई पेमेंट सिस्टम, और यूपीआई पेमेंट सिस्टम सिंगापुर तक पहुंच चुका है। टॉप यूपीआई एप्स इंडिया में कौन कौन सी हैं? तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे, भीम को खुद भारत सरकार ने लॉन्च किया। ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट न्यूज थी। अगली न्यूज जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, इसरो अनाउंसेस अपॉर्चुनिटीज टू एनालाइज एस्ट्रोसेट। यहां पे आपको एस्ट्रोसेट नजर आ रहा है। इस एस्ट्रोसेट के अंदर आपको अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, लार्ज एरिया एक्सरे प्रोपोर्शन काउंटर, फिर सॉफ्ट एक्सरे टेलीस्कोप, स्कैनिंग स्काई मॉनिटर, कैडमियम जिंक टेलुराइड इमेज CZTI। तो बेसिकली अगर आप देखो तो ये जो पर्टिकुलर एस्ट्रोसैट है, ये इंडिया की पहली डेडिकेटेड इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है जो कि स्टडी कर रही है सेलेस्टियल सोर्सेस को एक्सरे और यूवी स्पेक्ट्रल बैंड्स में, और साइमल्टेनियसली स्टडी कर रही है। एक्सरे बैंड में भी स्टडी कर रही है और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रल बैंड्स में भी स्टडी कर रही है। अगर आप देखो तो इस मल्टी वेवलेंथ स्पेस टेलीस्कोप में 5 टेलीस्कोप लगे हुए हैं जो कि विजिबल वेवलेंथ, नियर अल्ट्रावायलेट, फार अल्ट्रावायलेट, सॉफ्ट एक्सरे और हार्ड एक्सरे, सारी वेवलेंथ्स में मॉनिटर कर रहे हैं, ओवरऑल स्टडी कर रहे हैं साइमल्टेनियसली। इस एस्ट्रोसैट पे 38 सेंटीमीटर का अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप भी लगा हुआ है। यहां पे आपको फोटो में वो टेलीस्कोप ऊपर की तरफ नजर भी आ रहा है। ठीक है भाई, एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर 2015 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में। बताइए ये एस्ट्रोसैट भारत मतलब अर्थ की सरफेस से कितने किलोमीटर ऊपर है? नियर अर्थ इक्वेटोरियल ऑर्बिट में, इससे आपको जवाब मिल जाना चाहिए, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। फिर अगर आप देखो तो ये एक मल्टी इंस्टीट्यूट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। इसके अंदर IUCAA इसरो के साथ टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी अहमदाबाद सब इन्वॉल्व है। गामा रे आउटबर्स्ट को स्टडी करता है ये आपका एस्ट्रोसैट। गामा रे आउटबर्ट्स क्या हैं? तो एनर्जेटिक एक्सप्लोशंस हैं जो डिस्टेंट गैलेक्सीज में होते हैं। ब्राइटेस्ट और मोस्ट एनर्जेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इवेंट्स है जो कि यूनिवर्स में हो रहे हैं, उनकी ट्रैकिंग करता है ये एस्ट्रोसैट। ठीक है भाई, तो अभी इसी एस्ट्रोसैट के रिस्पेक्ट में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रोमलगेट किया है। एओ बोलते हैं इसको। तो अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी में क्या है कि एस्ट्रोसैट के जो भी ऑब्जर्वेशंस होंगे उन ऑब्जर्वेशंस की मॉनिटरिंग कर सकते हैं जो साइंटिस्ट हैं वो। तो 13th साइकिल एओ
ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम एस्ट्रोसैट्स। तो 13th अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है ये। एस्ट्रोसैट से आए हुए ऑब्जर्वेशंस को अलग अलग साइंटिस्ट को अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये जो इंडियन साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जो कि उन इंस्टीट्यूट्स, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में बैठे हैं जो कि इंडिया के अंदर हैं, उनको 55% टाइम दिया जाएगा एस्ट्रोसैट के डाटा का, ताकि वो उसको पेरूज कर सकें। और लगभग 20% टाइम नॉन इंडियन साइंटिस्ट या उन रिसर्चर्स या उन नॉन रेजिडेंट इंडियंस को दिया जाएगा जो कि इंडिया के बाहर के इंस्टीट्यूट्स और स्पेस एजेंसीज में एक्टिव हैं। तो 55% टाइम इंडिया बेस्ड साइंटिस्ट को दिया जा रहा है और 20% टाइम फॉरेन बेस्ड साइंटिस्ट और फॉरेन में जो हमारे एनआरआई साइंटिस्ट हैं उनको दिया जा रहा है। अब इस ऑब्जर्वेशन से जो डाटा है उससे ओवरऑल क्या क्या आउटकम निकलेंगे वो तो आगे आने वाले समय में पता चलेगा। तो ये जो अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, साइंटिस्ट और रिसर्चर्स के लिए ओपन है, इंडिया बेस्ड और फॉरेन बेस्ड भी। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर्स इनको बोला जाएगा। स्पेसिफिक टारगेट ऑब्जर्वेशंस के रिस्पेक्ट में साइंटिस्ट काम करेंगे, अपने ऑब्जर्वेशंस को सबमिट करेंगे और फिर उन ऑब्जर्वेशंस को ऑब्वियस ही बात है साइंटिफिक स्टडी के लिए, एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये जो अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी है, 13th अनाउंसमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी साइकिल के लिए, इसमें इंडियन और इंटरनेशनल प्रपोजर्स सब इन्वॉल्व हैं। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच में किए जाएंगे। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 31 मार्च है। हायर साइंटिफिक रिसर्च में जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं उनके लिए न्यूज़ काम की है, हम तो बस इसको एक न्यूज़ और जनरल ऑब्जर्वेशन और करंट अफेयर्स की तरह पढ़ते हैं। नेक्स्ट जीएस पेपर थी साइंस एंड टेक। ब्रेन इंस्पायर्ड इमेज सेंसर कैन डिटेक्ट मिनिस्क्यूल ऑब्जेक्ट्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्टडी ऐसा बोलती है। तो भैया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में एक स्टडी कंडक्ट करेगी, उसने बोला कि ब्रेन इंस्पायर्ड इमेज सेंसर, एक ऐसा इमेज सेंसर जो कि कन्वेंशनल कैमरा की तरह काम ना करके हमारे ब्रेन के अंदर जो न्यूरोमॉर्फिक मैकेनिज्म है उसकी तरह काम करता है, वो अपने आप में बहुत मिनिस्क्यूल ऑब्जेक्ट्स को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। तो बेसिकली एक नई टेक्नोलॉजी यहां पे लेके आई गई है जिसमें नॉर्मल कैमरा के अलावा अगर आप देखो तो हमारे ब्रेन के सेल्स जिस प्रकार से काम करते हैं, एक न्यूरोमॉर्फिक कैमरा की टेक्निक को ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी के साथ जोड़ के उसको मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स के साथ मिला के ओवरऑल एक स्टेप लिया जा रहा है इन पन पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट स्मॉलर देन 50 नैनोमीटर्स इन साइज। तो बेसिकली जिस प्रकार से हमारे ब्रेन के अंदर की जो माइक्रो सेल्स काम करती हैं, उनके मैकेनिज्म जिसको आप बोलते हो न्यूरोमॉर्फिक कैमरा, उसके साथ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और मशीन एल्गोरिदम्स को मिला दो, तो इसके बेसिस पे आप कुछ इस प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को पिन पॉइंट कर सकते हो जो कि नॉर्मल कर आपको कन्वेंशनल कैमरा में नजर नहीं आएंगे। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखो तो ये जो इमेज सेंसर है ये 40 mm हाइट में, 60 mm विड्थ में और 25 mm डायमीटर में, 100 ग्राम के लगभग पे इसकी वेट है। ये जो न्यूरोमॉर्फिक कैमरा है ये छोटी छोटी चीजों को मेजर करने में काम आएगा। ह्यूमन रेटिना जिस प्रकार से लाइट को इलेक्ट्रिक इंपल्सेस में कन्वर्ट करता है, उस कुछ इस प्रकार से भी ये आपका न्यूरोमॉर्फिक कैमरा यहाँ पे काम करेगा। न्यूरोमॉर्फिक कैमरा की खास बात ये होती है कि हर पिक्सल इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है, सिंक्रोनसली नहीं एसिंक्रोनसली काम करता है, अलग अलग प्रकार से काम करता है। तो अगर कोई इवेंट या स्पाइक आपको देखने को मिलता है तो वो तब देखने को मिलेगा जब किसी एक पर्टिकुलर पिक्सल के ऊपर एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट पड़ेगी। तो एक पिक्सल के ऊपर एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट एक अलग ही प्रकार का रिएक्शन देगी, ये कन्वेंशनल कैमरा से अलग है। कन्वेंशनल कैमरा के अंदर क्या होता है कि जो पिक्सेल्स होते हैं वो सिंक्रोनस होते हैं और वो सिंक्रोनस पिक्सेल्स एक तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं जब एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट उनके ऊपर गिरती है, बट नहीं, न्यूरोमॉर्फिक कैमरा के अंदर हर पिक्सल इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेगा, एसिंक्रोनसली ऑपरेट करेगा, अलग अलग प्रकार से ऑपरेट करेगा और यहाँ पे जो आउटपुट निकल के आएगा वो एक कन्वेंशनल कैमरा से बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगा। यहाँ पे ओवरऑल छोटी सी छोटी चीज़ों को आप देख सकते हो, ओवरऑल मिनिस्क्यूल चीज़ें जो कि आपको कन्वेंशनल कैमरा में नज़र नहीं आएंगी वो न्यूरोमॉर्फिक कैमरा में नज़र आ जाएंगी। जिस प्रकार से ह्यूमन रेटिना काम करता है उसी प्रकार से ये न्यूरोमॉर्फिक कैमरा काम करेगा। हालांकि इस कैमरे के साथ और भी बहुत सी टेक्नोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑप्टिकल माइक्रोस्कोपी और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को लगाना पड़ेगा, इंगेज करना पड़ेगा। तो यही देखिए आप, the combination of asynchronous nature, high dynamic range, sparse data and high temporal resolution of neuromorphic cameras make them well suited for use in neuromorphic microscopy। ठीक है ना भाई,
In the current study, the group used their neuromorphic camera to pinpoint individual fluorescent beads smaller than the limit of diffraction by shining laser pulses at both high and low intensities and measuring the variation in fluorescence level. तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों जो मैंने आपके साथ डिस्कस की. नेक्स्ट जीएस पेपर 3 बायोडाइवर्सिटी केरला, तमिलनाडु एंड कर्नाटका टू बिगिन द फर्स्ट सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे इन फरवरी. सिंक्रोनाइज्ड वल्चर सर्वे का मतलब समझ रहे हो? मतलब केरला में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में वल्चर सर्वे पहले भी होती थी, बट हर तीनों स्टेट्स का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट अलग अलग वल्चर सर्वे को कंडक्ट करता था. यहाँ पे तीनों स्टेट्स तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका मिलके वल्चर सर्वे कंडक्ट कर रहे हैं वेस्टर्न घाट्स में. 24 फरवरी, 25 फरवरी और 26 फरवरी को ये इवेंट कंडक्ट किया जाएगा. तो हर साल ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सेपरेट सर्वेस करते हैं, इस बार मिलके कर रहे हैं. 3 फॉरेस्ट डिवीजन्स को आइडेंटिफाई किया गया: वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ फॉरेस्ट डिवीजन, नॉर्थ फॉरेस्ट डिवीजन. इनफैक्ट वायनाड लैंडस्केप को 10 अलग अलग लोकेशंस में सेग्रीगेट किया गया है जहां पे ओवरऑल बर्ड स्पेशीज, वल्चर बर्ड स्पेशीज को रेगुलरली साइट किया जाता है. अगर आप देखो तो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नागरहोल टाइगर रिजर्व और बांदीपुर टाइगर रिजर्व के बगल में है. ओके, बांदीपुर टाइगर रिजर्व और नागरहोल रिजर्व कर्नाटका में है. और इसके साथ अगर आप देखो तो तमिलनाडु का मुदुमलाई टाइगर रिजर्व जोड़ दो तो यहां पे ये सर्वे कंडक्ट की जा रही है. इन जगहों पे वल्चर्स पाई जाती हैं. वाइल्ड लाइफ, जो वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसमें 120 से 150 व्हाइट रम्ड वल्चर्स पाई जाती हैं. लगभग 25 से थोड़ी कम रेड हेडेड वल्चर्स पाई जाती हैं. कभी कभी यहाँ पे लॉन्ग बिल्ड वल्चर्स भी मिलती हैं. वल्चर्स की बात करो तो 2000s में एक न्यूज निकल के आई थी कि वल्चर्स बड़ी क्वांटिटी में मर रही हैं. क्यों? चूंकि वो एनिमल कैरकैसेस पे फीड करती थी और ये एनिमल कैरकैसेस में पाई गई डाइक्लोफेनाक पेन किलर. डाइक्लोफेनाक पेन किलर वाज अ पॉइजन फॉर वल्चर्स. इसलिए अगर आप देखो तो वल्चर्स की आबादी बहुत तेजी से गिरने लगी. इनफैक्ट 1990s के एंड में साउथ एशिया में 4 करोड़ व्हाइट रम्प्ड वल्चर्स थी, जिसकी आबादी आज की डेट में 10,000 से कम हो चुकी है. वायनाड में वल्चर्स इसीलिए एलिमिनेट नहीं हुई क्योंकि वायनाड में डाइक्लोफेनाक का यूजेज उतना नहीं था. तो इन वल्चर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपके लिए ये क्वांटिफाई करना जरूरी है कि वल्चर्स एक्चुअली में हैं कितनी. इसलिए ओवरऑल ये सर्वे कंडक्ट की जा रही है सिंक्रोनाइज तरीके से 3 स्टेट्स में, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला. ठीक है. वल्चर भाई वन ऑफ द 22 स्पीशीज है ऑफ लार्ज कैरियन ईटिंग बर्ड्स. ट्रॉपिक्स और सब ट्रॉपिक्स में पाई जाती है. इनको नेचर का गार्बेज कलेक्टर बोला, गंदगी कलेक्टर बोला था, क्योंकि जब कोई जानवर मर जाता है तो उसके वेस्ट को साफ करने का काम इन वल्चर्स के पास होता है. वाइल्ड लाइफ डिजीज को भी ये चेक में रखते हैं. इंडिया में 9 स्पेशीज हैं वल्चर की: ओरिएंटल व्हाइट बैक्ड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड, हिमालयन रेड हेडेड, इजिप्शियन बर्डेड, साइनरसिस एंड यूरेशियन ग्रिफॉन. इसमें से 9 स्पेशीज डेंजर्स ऑफ एक्सटिंक्शन पे हैं. अगर आप देखो तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 के अंदर बर्डेड, लॉन्ग बिल्ड, स्लेंडर बिल्ड और ओरिएंटल व्हाइट बैक को प्रोटेक्ट करके रखा गया है. बाकी सब शेड्यूल 4 में है. ठीक है भाई. नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज. होम मिनिस्ट्री आस्क्स स्टेट्स टू रिलीव आईपीएस ऑफिसर्स फॉर सेंट्रल डेपुटेशन. तो भैया यूनियन होम मिनिस्ट्री, केंद्र की सरकार की होम मिनिस्ट्री ने चिट्ठी लिख के राज्यों से बोला है कि आईपीएस ऑफिसर्स को सेंट्रल डेपुटेशन के लिए भेजिए. वैसे तो नॉर्म यह है कि स्टेट कार्डर में जितने भी आईपीएस ऑफिसर हैं कम से कम 40% तो सेंट्रल डेपुटेशन में रखने चाहिए. होम मिनिस्ट्री का यह बोलना है कि जो राज्य की सरकार है वो एनओसी ही नहीं देती है. जिन भी आईपीएस ऑफिसर्स को केंद्र की सरकार द्वारा लिस्ट निकाल के बुलाया जाता है केंद्रीय डेपुटेशन के लिए, उनको जाने की परमिशन राज्य की सरकार नहीं देती है. इसके चलते केंद्र की सरकार में जो आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्ट हैं वो खाली रह जाती हैं. सेंटर में भी आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत है. जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन हो गए, यहाँ पे भी आईपीएस ऑफिसर्स की पोस्टिंग होती है. बट वहां पे पोस्टिंग के लिए आईपीएस ऑफिसर्स अवेलेबल नहीं है क्योंकि राज्य की सरकार का कैडर उनको रिलीव ही नहीं कर रहा. राज्य की सरकार का बोलना है कि हमें और आईपीएस ऑफिसर्स की जरूरत है, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, तो हम अपने आईपीएस ऑफिसर्स कैसे भेजें. तो अभी के लिए होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक वार्निंग इशू की है कि अगर आईपीएस ऑफिसर ने 1 महीने में ज्वाइन नहीं किया तो उसको केंद्रीय डेपुटेशन में 5 साल के लिए बैन कर दिया जाएगा. तो भाई अभी के लिए क्या है, देखिए एक प्रोसेस होता है जिसको आप बोलते हो सीडीआर, सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व. 40% जो सीनियर ड्यूटी पोस्ट होती हैं हर स्टेट कार्डर में कम से कम केंद्र के डेपुटेशन में होनी चाहिए. ओके, केंद्र में डेपुटेशन के लिए आईपीएस ऑफिसर्स के लिए बहुत कुछ है. सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, सीबीआई है, हर जगह पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है अगर आप एक आईपीएस ऑफिसर. तो सीडीआर मतलब सेंट्रल डेपुटेशन रिजर्व, मिडिल लेवल पे और सीनियर लेवल पे कम से कम एक टेन्योर तो सेंट्रल डेपुटेशन का होना ही चाहिए इन आईपीएस ऑफिसर्स का.
अब इस कंटेक्स्ट में राज्य की सरकार को भी अप्रूवल देना और उस पर्टिकुलर आईपीएस ऑफिसर्स को अप्रूवल देना। तो कई बार तो ये आईपीएस ऑफिसर राज्य का कैडर छोड़ के केंद्र में आना ही नहीं चाहते, और कई बार क्या होता है कि ये ऑफिसर्स आना चाहते हैं बट राज्य की सरकार उनको रिलीव नहीं करती। तो यहाँ पे केंद्र की सरकार का नया नियम निकल रहा है कि अगर केंद्र की सरकार की लिस्ट में आपका सेंट्रल डेपुटेशन में नाम आता है, आप आईपीएस ऑफिसर हो, अगर आप नहीं आते हो तो 5 साल के लिए सेंट्रल डेपुटेशन से आप बाहर हो जाओगे, बैन हो जाओगे। और उसके अपने नुकसान है, क्योंकि एक लेवल के बाद अगर आपने सेंट्रल डेपुटेशन नहीं किया है तो आपको हायर अप पोस्ट मिनिस्ट्रीज में नहीं मिलेंगे। अभी के लिए देखा जाए एज ऑफ 6 फरवरी आईपीएस ऑफिसर्स की सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से लेके डीजीपी की रैंक में 17 सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि सीबीआई हो गया, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हो गया, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हो गया, 220 आईपीएस ऑफिसर्स की वैकेंसीज है। इनफैक्ट केंद्र की सरकार में डेपुटेशन को आसान करने के लिए कुछ चेंजेस भी किए थे अभी होम मिनिस्ट्री ने। जैसे होम मिनिस्ट्री ने क्या बोला कि पहले आईपीएस ऑफिसर के अंदर आपको डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल के लिए, डीआईजी बनने के लिए इम्पैनलमेंट चाहिए होता है। ये इम्पैनलमेंट की रिक्वायरमेंट हटा दी। अगर आपने 14 साल एज एन आईपीएस काम किया है तो ऑटोमेटिकली आप एलिजिबल हो जाओगे डीआईजी की पोस्ट के लिए। फिर सेंट्रल डेपुटेशन के लिए कौन सा ऑफिसर आएगा, कौन सा ऑफिसर नहीं आएगा, ये कौन डिसाइड करता है? तो एक इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड है, सेंट्रल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट बोर्ड, जिसको लीड करते हैं यूनियन होम सेक्रेटरी। तो बेसिकली यहाँ पे जो ऑफिसर्स का नाम होता है, इसको अगर आप देखो तो यूनियन होम सेक्रेटरी क्लियर करता है। उसके बाद ये नाम जाते हैं अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के पास, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब, और वो अप्रूवल देते हैं और फाइनली सेंट्रल डेपुटेशन की लिस्ट यहाँ पे सीनियर लेवल पे जारी की जाती है। एक और चीज, एक क्वेश्चन ये उठता है कि मान लो कोई आईपीएस ऑफिसर केंद्र के डेपुटेशन में आना चाहता है बट जो राज्य की सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, उसको रिलीव नहीं कर रही, तो उसके बावजूद भी अगर वो केंद्र में आके काम नहीं करता है तो केंद्र की सरकार उसके ऊपर 5 साल का बैन लगा देगी। तो आप बोलोगे ना कि यार एक आईपीएस ऑफिसर को जब तक राज्य की सरकार छोड़ नहीं रही तब तक वो केंद्र की सरकार कैसे ज्वाइन कर लेगा? तो देखिए सिंपल सा नियम यहाँ पे ये होता है, इन आईपीएस को यूपीएससी ने रिक्रूट किया है जो कि केंद्र की सरकार के अंदर आता है। वैसे तो एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है यूपीएससी, बट आईपीएस आईएएस ऑफिसर्स का कंट्रोल केंद्र की सरकार में, अल्टीमेट कंट्रोल। तो अगर सेंट्रल डेपुटेशन में नाम आ जाता है किसी आईपीएस ऑफिसर का तो एक टाइम लिमिट देती है केंद्र की सरकार, और उस टाइम लिमिट में उस पर्टिकुलर आईपीएस आईएएस को केंद्र डेपुटेशन में ज्वाइन करना है। अगर राज्य की सरकार एनओसी नहीं दे रही है तो अपने पुराने चार्ज को छोड़ के आके यहाँ पे नया चार्ज ज्वाइन कर लो, केंद्र की सरकार तब भी आपके अपॉइंटमेंट को एक्सेप्ट कर लेगी। जरूरी नहीं है कि आप राज्य की सरकार से एनओसी लो। ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि जो आईपीएस ऑफिसर स्टेट में काम कर रहे हैं वो स्टेट छोड़ना ही नहीं चाहते, ये एक बहुत बड़ी वजह होती है। ठीक है भाई। नेक्स्ट, चिल्ड्रन हैव राइट टू प्रोटेक्ट देयर जेनेटिक डाटा, सुप्रीम कोर्ट, जीएस पेपर 2 जुडिशरी। तो ये देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट यहाँ क्या बोली, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज पर्सनल एंड इंटीमेट, इट शेड्स लाइट ऑन अ पर्सन्स वेरी एसेंस, अ चाइल्ड्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पार्ट ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला है कि बच्चों को मैकेनिकली सब्जेक्ट नहीं किया जा सकता डीएनए टेस्ट के लिए हर केस में। बेसिकली एक हस्बैंड और एक वाइफ अपने पर्सनल स्फीयर में केस लड़ रहे हैं डिवोर्स को लेके, हस्बैंड वाइफ के ऊपर इनफाइडेलिटी का इल्जाम लगाता है और बोलता है कि ये बच्चा मेरा नहीं है। उस केस में कोर्ट्स अप्रूव कर देती हैं जेनेटिक टेस्ट। हर बार जेनेटिक इंफॉर्मेशन एक बच्चे की रिवील करना सही नहीं है। वी रामसुब्रमण्यम साहब और बीवी नागरत्ना जी ने ये बोला है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज पर्सनल एंड इंटीमेट। ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का एसेंस होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है, उसकी फंडामेंटल राइट टू प्राइवेसी का एक पार्ट होती है। तो हर केस में आप चाइल्ड की जेनेटिक इंफॉर्मेशन और डीएनए टेस्ट की परमिशन दे दो, ये सही नहीं है। एक कोर्ट ऑफ लॉ में समय समय पे एक बच्चे की लेजिटिमेसी को क्वेश्चन किया जाए, ये सही नहीं है। खासकर तब जब डिवोर्स प्रोसीडिंग में बच्चे का तो कोई रोल होता नहीं, हस्बैंड वाइफ की आपस में नहीं पट रही होती है, आपस में वो एक दूसरे के साथ पैसों के लेन देन को लड़ रहे होते हैं, तो बच्चों का डीएनए टेस्ट करवाने लगते हैं। हस्बैंड बोल देता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाऊंगा, ये मेरी वाइफ का चक्कर तो किसी और से चल रहा था, तो ये उसका बच्चा है तो मैं पैसा क्यों दूं। इस प्रकार के आप कह लो आर्गुमेंट अक्सर कर कोर्ट के सामने आते रहते हैं। तो कोर्ट ने बोला है कि ये हस्बैंड वाइफ की लड़ाई में बच्चा क्यों सफर करे। तो इस कंटेक्स्ट में फॉरेंसिक और डीएनए टेस्टिंग ये यहाँ पे डिमांड कर दी जाती है। अब अगर आप यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चाइल्ड की बात करो तो बच्चे की प्राइवेसी और ऑटोनॉमी और आइडेंटिटी का राइट है उसके पास, और ये राइट अक्सर कर छिड़ेगा अगर पर्सनल बाउंड्रीज ब्रीच होती हैं किसी प्रकार की डिवोर्स प्रोसीडिंग में।
तो इस कंटेक्स्ट में एक बच्चे को ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसका दूसरे लोगों के साथ रिश्ता क्या है। वो चाहे तो ओवरऑल अपने इस जेनेटिक टेस्ट को डिप्राइव कर सकता है, क्योंकि ऑन बीइंग ऑफ वर्च्यू एज अ चिल्ड्रन वो अपनी कह लो प्राइवेसी को, यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखो तो जजमेंट ये भी बोलता है कि अ चाइल्ड शुड नॉट बी लॉस्ट इन इट्स सर्च फॉर पैटर्निटी। ठीक है भाई, ये सब चीजें यहां पे बताई जा रही हैं। दूसरा भाई एक और बात यहां पे बोली जा रही है कि अगर कोई कोर्ट डीएनए टेस्ट को ऑथराइज कर रहा है तो बहुत ही अर्जेंट ये एक्सपीडिएंट सिचुएशंस में ऐसा किया जाए, मतलब हर सिचुएशन में आप डीएनए टेस्टिंग अलाउ नहीं कर सकते। और खास बात यहाँ पे दोस्तों ये है कि जो माँ है उसकी रेपुटेशन और डिग्निटी भी यहाँ पे अफेक्ट होती है। अब कोर्ट ऑफ लॉ में उसका एस्ट्रेंज हस्बैंड उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है कि शी वॉज कमिटिंग इनफाइडिलिटी, एडल्ट्री, तो उस केस में डीएनए टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है। तो वो एक तरीके से एक लेडी के ऊपर भी क्वेश्चन होता है, उसकी आप कह लो इनफाइडिलिटी और ऑनर के ऊपर भी क्वेश्चन होता है। तो डीएनए टेस्ट को ऑथराइज कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशंस में ही करना है, हर समय नहीं करना है, ऐसा कुछ यहाँ बोला जा रहा है। फिर भाई GS paper 2 government policies mapping survey of India to remain the arbiter of maps that deal with state borders and national boundaries। तो भाई सर्वे ऑफ इंडिया का 250 साल पुराना मैप मेकर है। इसके ऊपर मोनोपोली नहीं है मैप बनाने की। जो हाई रेजोल्यूशन मैप्स बनते हैं ना, इसको बनाने की मोनोपोली इज नो मोर विद सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन बात यह है कि स्टेट बॉर्डर्स और नेशनल बाउंड्रीज जो हाई रेजोल्यूशन के मैप बनते हैं इनके, वहां पे अब तक काम सर्वे ऑफ इंडिया ही कर रहा था। तो जितने भी रेफरेंस स्टेशंस हैं, जितने भी ओवरऑल कार्टोग्राफर्स के लिए रिक्विजिट इंफॉर्मेशन है, वो सर्वे ऑफ इंडिया के पास ही अवेलेबल है। दिसंबर 2022 में नेशनल जियोस्पैटियल पॉलिसी ऑफ इंडिया रिलीज कर दी भारत सरकार ने, जिसने ये बोला है कि कोई भी प्राइवेट एजेंसी हाई रेजोल्यूशन के मैप्स बना सकती है, लेकिन वो मैप किस फॉर्मेट में बनाने हैं, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठा करनी है, उस इंफॉर्मेशन का डाटाबेस ये सब कहाँ है, ये सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो बेसिकली फाइनल आर्बाइटर अभी भी है, कौन से मैप में क्या चीज जोड़नी है, क्या चीज नहीं जोड़नी है, कौन से रेफरेंस स्टेशन को इस्तेमाल करना है, क्या जियोलॉजिकल फॉर्म्स वहां पे दिखाने हैं, इन सब की इंफॉर्मेशन और अप्रूवल सर्वे ऑफ इंडिया से ही लेना पड़ेगा। अगर देखा जाए तो सर्वे ऑफ इंडिया अलग अलग कैटेगरीज ऑफ मैप बनाता था। सिविलियन पर्पस के मैप होते थे, डिफेंस पर्पस के मैप होते थे, डिफेंस सीरीज के मैप होते थे वो ज़्यादा डिटेल्ड होते थे, सिविलियन पर्पस के मैप उतने डिटेल्ड नहीं होते थे। और सबसे खास बात यह है कि सर्वे ऑफ इंडिया के पास होते हैं कोर्स, कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन। ये डिजिटल मैप्स बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो कोर्स होता है उसके पास जीपीएस रिसीवर होता है, ये जीपीएस रिसीवर लगातार काम करता रहता है, रॉ डाटा को प्रोसेस करता रहता है। क्योंकि जो हाई रेजोल्यूशन मैप्स होते हैं ना, उनके पास सड़कें, स्ट्रीम्स, नदियों सबका डाटा होता है। तो रियल टाइम में सैटेलाइट ट्रैकिंग होती रहती है और सैटेलाइट ट्रैकिंग से पता चलता रहता है कि कहीं पे रोड का ब्लॉकेज तो नहीं है, वो रोड फंक्शनल है कि नहीं है। जियोडेटिक कंट्रोल, ट्रैक मैन मेड, नेचुरल स्ट्रक्चर्स, नेविगेशन की एक्यूरेसी, इन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए ऑनलाइन जीपीएस रिजर्वायर द्वारा कनेक्टेड कोर्स स्टेशन, कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन, ये सब किसके पास है? सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। तो मैप बनाने में अभी भी सर्वे ऑफ इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। जितनी भी प्राइवेट एजेंसीज मैप बनाने में इन्वॉल्व होंगी वो लगातार इंफॉर्मेशन सर्वे ऑफ इंडिया से लेती रहेंगी। ठीक है, तो गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं साइंस मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में, जिसने लिबरलाइज किया है मेकिंग एंड एक्सेस टू जियोस्पैटियल सर्विसेज। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही है। इसके साथ साथ एक और फ्रेमवर्क यहाँ पे बनाए जाने की बात की जा रही है, जिसमें इंडिया के आसपास का जो ओशन फ्लोर है उसके हाई रेजोल्यूशन मैप्स भी बनाए जाएंगे, उनके एसेट्स को भी यहाँ पे मैप किया जाएगा फिजिकल स्ट्रक्चर्स के साथ। सर्वे ऑफ इंडिया की बात करो तो ये नेशनल सर्वे और मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे देश का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर काम करता है। 1767 में इसको बनाया गया था। ओल्डेस्ट साइंटिफिक डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। हेडक्वार्टर है इसका देहरादून उत्तराखंड के अंदर। ये सर्वे ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एडवाइजर की तरह काम करता है सारे सर्वे मैटर्स में, चाहे वो जियोडेसी हो, फोटोग्रामेट्री हो, मैपिंग हो, मैप रिप्रोडक्शन हो। अब आप बोलोगे सर ये जियोडेसी क्या होता है? तो जियोडेसी इज द साइंस ऑफ एक्यूरेटली मेजरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग अर्थ्स ज्योमेट्रिक शेप, ओरिएंटेशन इन स्पेस एंड ग्रेविटी फील्ड। और फोटोग्रामेट्री क्या होता है? इट इज साइंस ऑफ मेकिंग इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम फोटोग्राफ्स। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अहेड ऑफ यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑन रशिया, फ्रांस लॉबीज न्यू दिल्ली फॉर वोट। जीएस पेपर 2 फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशंस में न्यूज काम की।
तो भैया फ्रांस इस समय पे इंडिया से बातचीत कर रहा है और इंडिया को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि भैया यूक्रेन और रशिया वॉर को 1 साल हो रहा है और अभी तक रशिया अपने क्रूअल और वायलेंट स्टांस को बदल नहीं रहा है। तो जो भी इंडिया की सरकार के लिंक्स हैं रशिया के साथ, व्लादिमीर पुतिन के साथ, उन लिंक्स को इस्तेमाल करके इस वॉर को प्रोएक्टिवली रोकने की कोशिश करे इंडिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रेजोल्यूशन टेबल होने वाला है जो सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज की बात करेगा, इस युद्ध को रोकने की बात करेगा और इंडिया एक मेजर रोल प्ले कर सकता है इस युद्ध को रोकने में। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जो वोट जाने वाला है उसमें 193 मेंबर कंट्रीज वोट करेंगे, वहां पे इंडिया का वोट एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। रशिया और यूक्रेन के बीच में लास्टिंग पीस लाने की बात की जाने वाली है। ये कंट्रीज जिस प्रकार से वोट डालेंगे उसका कहीं ना कहीं रशिया के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। पिछला वोट अक्टूबर 2022 में पड़ा था जिसमें 143 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मेंबर्स ने रशिया के यूक्रेन एनेक्सेशन को कंडेम किया था। 5 कंट्रीज ने रशिया के फेवर में वोट डाला था जिसमें खुद एक रशिया था और 35 कंट्रीज ऐसी थी जिसने एब्सटेन किया था, कोई वोट डाला ही नहीं था अगेंस्ट या अपोजिट में, जिसमें इंडिया एक थी। इस बार भी ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया एब्सटेन ही करने वाला है और फ्रांस और यूरोपियन यूनियन और यूएसए लगातार सैंक्शंस को लगाए जा रहे हैं और अब तो ऐसा बताया जा रहा है कि अलग ही लेवल के सैंक्शंस लगाए जाएंगे। अब थर्ड कंट्री एंटिटीज के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। यूरोपियन यूनियन के 10th राउंड ऑफ सैंक्शंस आने वाले हैं और इन 10th राउंड ऑफ सैंक्शंस में थर्ड कंट्री एंटिटीज के ऊपर भी सैंक्शन लगाए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस रशिया यूक्रेन वॉर ने ईरान ने अपने ड्रोन्स प्रोवाइड किए हैं रशिया को, तो ईरान के ऊपर यहाँ पे यूरोपियन यूनियन द्वारा सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं इस यूक्रेन रशिया वॉर में रशिया का सपोर्ट करने के लिए। उसी प्रकार से कल की डेट में इस थर्ड कंट्री एंटिटी में इंडिया के ऊपर भी सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। मतलब यूरोपियन यूनियन और यूएसए के सैंक्शंस को स्किप करने के लिए अल्टरनेट मींस को इस्तेमाल करके जो कंट्रीज रशिया के साथ ट्रेड कर रही, जिसमें इंडिया भी एक आता है, जिसको इलीगल मींस ऑफ ट्रेड कहा जा रहा है यूएस और यूरोपियन यूनियन की भाषा में, तो इन कंट्रीज के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली कल की डेट में सैंक्शंस भारत के दरवाजे तक भी पहुंच सकते हैं। तो कंडीशंस उस लेवल पे बिगड़ ना जाए। इंडिया एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनर है यूएस और यूरोपियन यूनियन का, इसलिए यहाँ पे सीधे सीधे फ्रांस इंडिया के साथ बातचीत करके इंडिया के स्टांस को प्रो यूक्रेन लाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट प्रो यूक्रेन लाने की कोशिश ना भी करें तो इंडिया का प्रेशर रशिया के ऊपर डलवा के ओवरऑल वॉर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। इस कंटेक्स्ट में ऑलरेडी इंडिया कोशिश कर रहा है। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब वॉशिंगटन, लंदन, मॉस्को गए थे और वहां पे उन्होंने लीडरशिप के साथ बातचीत करने की कोशिश की, खुद व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत की। ऐसा नहीं कि इंडिया कोशिश नहीं कर रहा है इस जंग को रोकने के लिए, वो अलग बात है कि व्लादिमीर पुतिन अपनी सनक में कुछ भी किए जा रहे हैं, किसी की सुन नहीं रहे, बट कोशिश इंडिया की तरफ से जारी है। अगली न्यूज जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस, रशिया सस्पेंड्स ओनली रिमेनिंग मेजर न्यूक्लियर ड्यूटी विद यूएस। न्यू स्टार्ट ट्रीटी, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ट्यूसडे को डिक्लेयर किया कि जो न्यू स्टार्ट ट्रीटी है, विच इज द लास्ट रिमेनिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल पैक्ट विद द यूनाइटेड स्टेट्स, इसको रशिया खत्म कर देगा। इसमें अपने पार्टिसिपेशन को रशिया खत्म कर देगा। स्टेट ऑफ द नेशन एड्रेस में मिस्टर पुतिन ने बोला है कि जरूरत पड़ी तो रशिया फिर से न्यूक्लियर वेपन टेस्ट को शुरू करेगा अगर यूएस शुरू करता है तो। देखिए, इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी के थ्रू एक ग्लोबल बैन लगा हुआ है न्यूक्लियर वेपन टेस्टिंग के ऊपर कोल्ड वॉर के टाइम से लेके, ठीक है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी के अंदर मतलब न्यू स्टार्ट ट्रीटी को छोड़ने की वजह यहां पे क्या बताई है रशिया ने, तो रशिया का बोलना है कि जो बाइडेन यूक्रेन की धरती पे जाते हैं और वहां पे ओपनली रशिया की डिफीट के सिनारियो को प्रोमुलगेट करने। यूक्रेन पे धरती पर खड़े होकर बाइडेन बोल रहे हैं कि हम रशिया को जीतने नहीं देंगे, मतलब रशिया को हराने की बात कर रहा है यूएस और उसके नाटो अलाइज, तो हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी को यहां पे क्यों माने। न्यू स्टार्ट ट्रीटी का ऑफिशियल नाम है ट्रीटी बिटवीन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द रशियन फेडरेशन ऑन मेजर्स फॉर द फर्दर रिडक्शन एंड लिमिटेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव नॉर्म्स। इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर जो रशियन न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसका इंस्पेक्शन यूएस कर सकता है, जो यूएस न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उसका इंस्पेक्शन रशियन आप कह लो इंस्पेक्टर्स कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को 2010 में यूएस प्रेसिडेंट बाराक ओबामा और रशियन प्रेसिडेंट दिमित्री मेदवेदेव ने साइन किया था और इस पर्टिकुलर ट्रीटी के अंदर ये ऑब्लिगेशन लगाई गई थी कि कोई भी कंट्री 1550 डिप्लॉयड न्यूक्लियर वॉरहेड और 700 डिप्लॉयड मिसाइल और बॉम्बर से ज्यादा नहीं रखेगी और ऑन साइड इंस्पेक्शंस को रखा गया था कॉम्प्लायंस को इंश्योर करने के लिए। तो बेसिकली यहां पे अगर आप देखो
तो यूएस के इंस्पेक्टर रशिया में जा सकते हैं, रशिया के इंस्पेक्टर यूएस में जा सकते हैं। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब कोविड फैलना शुरू हुआ तो ये इंस्पेक्शन वाला जो प्रोसेस था ये कुछ समय पर रोक दिया गया। बाद में मॉस्को मतलब रशिया ने बोला कि अभी के लिए हम कुछ समय तक इंस्पेक्शन शुरू नहीं करवाएंगे। तो यूएस रशिया के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि चूंकि रशिया अपने यहाँ पे इंस्पेक्शन नहीं करवा रहा है, मतलब रशिया हो सकता है न्यूक्लियर टेस्टिंग करे, और हम तो यूएस आप कह लो डेमोक्रेसी और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करते हैं, रशियन इंस्पेक्टर कभी भी आ सकते हैं। लेकिन रशिया ने बोला है कि यूएस सिर्फ नाम के लिए ट्रांसपेरेंसी प्रमोट कर रहा है। इससे पहले रशियन इंस्पेक्टर्स ने यूएस जाके फैसिलिटी को इंस्पेक्ट करने की रिक्वेस्ट की थी, बट यूएस ने डिनाई कर दिया। तो ऑलरेडी इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी को मेंटेन कर पाना मुश्किल हो रहा था, और उसके बाद जो बाइडेन पहुंचते हैं यूक्रेन के अंदर, स्पीच देते हैं, रशिया को हराने की बात करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में पुतिन ने नाराज होकर न्यू स्टार्ट ट्रीटी को खत्म करने का ही अनाउंसमेंट कर दिया। तो अपने आप में हालात बहुत हद तक बिगड़ते जा रहे हैं। इस प्रकार की ट्रीटीज बड़ी मुश्किल से साइन होती हैं। अगर इस प्रकार की ट्रीटीज लीगली हट जाती हैं तो कल की डेट में यूएस भी न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर देगा, रशिया भी न्यूक्लियर टेस्टिंग शुरू कर देगी। जो थोड़ी बहुत हमने न्यूक्लियर पीस की तरफ कदम बढ़ाए हैं वो कदम हमारे थम जाएंगे। तो ये सब बातें यहाँ पे बोली जा रही हैं। अब लेट्स सी आगे क्या निकल के आता है। वैसे तो रशिया बहुत एडमेंट है यूक्रेन वॉर को लेके, और यूएस और नाटो अलाइज भी बिल्कुल यूक्रेन के पीछे खड़े हुए हैं। स्थिति कहीं से भी शांत होती नजर नहीं आ रही। फिर आ जाते हैं भाई एडिटोरियल के ऊपर। पहला एडिटोरियल, इंडिया नीड्स अ बजट फॉर इंडियंस। अगर अब तक आपने वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया जरूर दबा दीजिए। तो भैया इंडिया इकोनॉमी को एज अ ब्राइट स्टार देखा जा रहा है पूरी दुनिया में। ये 1 फरवरी को बजट स्पीच में हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला। किस बेसिस पे बोला? देखिए भाई 2020 में इंडिया में 20.6% ऑफ द वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन थी 15 से 29 साल की। मतलब दुनिया में जितने 15 से 29 साल के लोग हैं 20.6% तो इंडिया के अंदर ही है। तो दुनिया भर में जो यंग वर्केबल पॉपुलेशन है उसका 20% कहाँ पे है? इंडिया के अंदर है। तो जो दुनिया भर की कंट्रीज हैं वो तो इंडिया को एज अ ह्यूमन रिसोर्स का पोटेंशियल रिजर्वोयर देखेंगी ही देखेंगी। बट क्या इंडिया के अंदर इस पोटेंशियल को टैप करने के लिए कुछ किया जा रहा है? ऑथर यहां पे बोल रहा है कि 2023-24 में व्हेन कंपेयर टू 2022-23 कैपिटल इन्वेस्टमेंट का एलोकेशन 3.2 ट्रिलियन रुपीस ज्यादा है, मतलब 3,20,000 करोड़ रुपया ज्यादा है। लेकिन वहीं पे अगर आप देखो तो सोशल सेक्टर में खर्चा भारत सरकार कर नहीं रही। इन्वेस्टमेंट में खर्चा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट में 3,20,000 करोड़ रुपए ज्यादा एलोकेट किया 2023-24 में भारत सरकार ने व्हेन कंपेयर टू 2022-23। लेकिन सोशल सेक्टर में पैसा कम कर दिया, सब्सिडी में पैसा कम कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल फूड सब्सिडी में एक्सपेंडिचर भारत सरकार का 90,000 करोड़ रुपए कम होगा 2023-24 में। फर्टिलाइजर सब्सिडी में 50,000 करोड़ कम होगा। मनरेगा में 30,000 करोड़ रुपए कम होगा। और उसी के कमेंसरेट देखिए तो हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और आंगनवाड़ी स्कीम में थोड़ा बहुत आप कह लो खर्चा एक्सपेंडिचर सोशल सेक्टर में भारत सरकार बढ़ा रही है, बट वो इतना आप कह लो सिग्निफिकेंट नहीं है। रीजन बीइंग इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है, तो बढ़ता इन्फ्लेशन इस एडिशनल एक्सपेंडिचर को कंपनसेट कर देगा। और इंडियन इकोनॉमी खर्चा कहां कर रही है? इन्वेस्टमेंट में। नई मशीन्स खरीदना, नई रोड्स और फैक्ट्रीज बनाना, नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। भारत सरकार का ये बोलना है कि जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करते हैं तो हमारी प्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज बढ़ती है। और कहीं ना कहीं भारत सरकार ने जीडीपी के प्रोपोर्शन में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ाना पहले शुरू कर दिया था। मिड 2000 में अगर आप देखो तो हमारा इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी बहुत तेजी से बढ़ा। 2007 में पहुंच गया 42%। मतलब हम अपनी जीडीपी का 42% कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में खर्च कर रहे थे, जो कि चाइना के प्रोपोर्शन से भी ज्यादा था। इसके चलते देखो तो 2010 तक इंडिया की इकोनॉमी और इकोनॉमिक प्रोग्रेस बहुत तेजी से बढ़ी। लेकिन 2007-8 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद यह प्रोपोर्शन हमारा कम होने लगा। अगर आप देखो तो इन्वेस्टमेंट एज अ प्रोपोर्शन ऑफ जीडीपी इंडिया के लिए 2013-14 में कितना था? 33.8% ऑफ जीडीपी, और 2020-21 में हो गया 27.3% ऑफ जीडीपी। क्योंकि भारत सरकार की तरफ से जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था वो कम हो रहा था, पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हो रहा था। तो जब भारत सरकार खुद अपनी इकोनॉमी में पैसा पंप इन नहीं करेगी तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट प्लेयर्स भी नहीं करेंगे। ठीक है ना भाई? आज की डेट में अगर आप देखो दोस्तों तो भारत सरकार इन्वेस्टमेंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा पैसा उतार रही है और सब्सिडीज और सोशल वेलफेयर में कम उतार रही है। लेकिन सब्सिडीज और सोशल वेलफेयर में भी पैसे खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि इंडिया के अंदर 2020-21 में केवल 9.8 इंडियन वर्कर्स के पास 9.8% इंडियन वर्कर्स के पास रेगुलर जॉब्स थी जिसमें किसी प्रकार की सोशल सिक्योरिटी मिलती है। बाकी वर्कर्स तो मनरेगा जैसी स्कीम पे डिपेंडेंट है। मनरेगा जैसी स्कीम्स कितनी इफेक्टिव है कोविड-19 के पैंडेमिक के समय पे हमको पता चला। और
एजुकेशनल और हेल्थ इंडिकेटर्स इंडिया में कोई बहुत बढ़िया है नहीं। मनरेगा जैसी स्कीम इस प्रकार, मतलब मनरेगा जैसी स्कीम्स इस बात को इंश्योर करती हैं कि एक माँ अपने बच्चे को खाली पेट स्कूल ना भेजे। 2022 में देखो तो जब नीट का एग्जाम हुआ, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट का, तो 19 लाख कैंडिडेट्स ने एग्जाम लिखा, इसमें से केवल 2.6% बच्चे सिलेक्ट हुए, जो कि सीटें ही उतनी थी। तो भाई हर साल लाखों करोड़ों की तादाद में जो मेन और वुमेन है उनके पास बेसिक और हायर एजुकेशन की फैसिलिटी तक अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे केस में हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आगे आने वाला समय नॉलेज ड्रिवन इकोनॉमी का है और हमारे देश में यंग लॉट अगर अवेलेबल भी है, उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास स्किल नहीं है, तो ओवरऑल कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस हाईली कॉम्पिटिटिव ग्लोबल इकोनॉमी में compete और सर्वाइव करने के लिए आपके पास वो स्किल लॉट होना चाहिए, वो कैपेबिलिटी लॉट होना चाहिए, जो कि अभी के लिए मिसिंग नजर आ रही है। और फिर भारत सरकार ये लॉजिक देती है कि भाई फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, सरकार का डेब्ट बहुत ज्यादा है, एक बड़ा आप कह लो खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट का इंटरेस्ट पेमेंट में चला जाता है। तो भाई हम एक लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, एक लिमिट से ज्यादा अपनी फिजिकल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते। तो यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि देखिए हमारी जीडीपी का केवल 4.2% एक्सटर्नल डेप्ट है, बाकी सब इंटरनल डेप्ट है। ग्रीस और श्रीलंका जैसी कंट्रीज ने बाकी दुनिया से बहुत उधार उठा रखा है, हमने बाकी दुनिया से उधार नहीं उठाया है। हमारा जो डेप्ट है वो हमारी डोमेस्टिक मार्केट का डेप्ट है, समझ गए? मतलब कि ओवरऑल लगे तो इंडियन गवर्नमेंट का डेप्ट फॉरेन एजेंसी से कम है, फॉरेन एजेंसी से केवल 4.2% ऑफ जीडीपी है। ज्यादातर हमने डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज और प्रोविडेंट फंड से उठाया है। ये हमारे देश के लोगों का ही पैसा है, तो हम अपने देश के लोगों का पैसा हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे तो कल की डेट में एक ऐसा टैलेंट पूल इंडिया के अंदर उभर के आएगा जो कि इंडियन इकोनॉमी को बहुत तेजी से ऊपर की तरफ ढकेलेगा, और कहीं ना कहीं उसके बाद ये सारे उधार हम आराम से सस्टेन कर ले जाएंगे, हम आराम से चुका ले जाएंगे। इंडिया के पास अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्मी हो सकती है साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और नर्सेस की। वो ग्लोबल एम्बिशन को भी ड्राइव कर सकती है, हमारे डोमेस्टिक एम्बिशन को भी ड्राइव कर सकती है। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, मैं हो गए, आप हो गए, ये नहीं बोलेगा कि हमें साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, नर्सेस, डॉक्टर्स की जरूरत नहीं है, बट उनको बनाने के लिए खर्चा कौन करेगा? तो सरकार बोलती है कि हम एक लिमिट से ज्यादा खर्चा नहीं कर सकते, फिजिकल डेफिसिट बहुत ज्यादा है, बट ऑथर बोल रहा है कि एक्सटर्नल फिजिकल डेफिसिट 4.2% है जीडीपी की, बाकी सब डोमेस्टिक फिजिकल डेफिसिट उधार है, तो उसको हम अभी के लिए मैनेज कर सकते हैं। देखिए 2000 में 37.5% प्रोपोर्शन 30 साल से ज्यादा का था इंडिया के अंदर, ये नंबर 2040 तक पहुंच जाएगा 58.6%। तो ये जो बूढ़ा होता हुआ लॉट है ना यंग गन्स का, इसको ट्रेन करना जरूरी है। अगर ये ट्रेंड होगा, स्किल्ड होगा, तो ये अपने लिए भी पैसा कमा पाएगा और देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी अपना पार्ट ले पाएगा। नहीं तो ये खाली बैठा रह जाएगा और अनस्किल्ड लॉट, अनस्किल्ड भीड़ किसी भी काम की नहीं होती है। तो यंग गन्स पे सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर होनी चाहिए, उनकी हेल्थ और एजुकेशन पे सोशल एक्सपेंडिचर होना चाहिए, ऐसा कुछ यहाँ पे बोला जा रहा है। अगली न्यूज पे आ जाते हैं, टर्न ऑफ द टैप ऑफ अर्बन बाइस इन रूरल डेवलपमेंट। देखिए तमिलनाडु के अंदर टैप वाटर कनेक्शंस की बात हो रही दोस्तों। यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल का एम्बिट बहुत छोटा है, मैं हल्का सा पॉइंट आपको बताऊंगा क्योंकि बहुत डिटेल स्टैटिस्टिक्स यहाँ पे आपको जानने की जरूरत नहीं। बोला यहाँ पे जा रहा है कि इंडिया के अंदर अर्बन और रूरल इलाकों का ट्रीटमेंट बहुत अलग होता है। जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इंस्टीट्यूशन हैं, सरकारें हैं, वो अर्बन इलाकों पे फोकस करती हैं, रूरल इलाकों पे उतना फोकस नहीं कर पाती हैं। अब मान लो कोई डेंस अर्बन सेटलमेंट है, उसके आसपास अगर कोई गांव है तो ऑब्वियस सी बात है उस रूरल इलाके का भी डेवलपमेंट हो जाएगा, क्योंकि अर्बन इलाके में सुविधाएं पहुंचेंगी तो आसपास के रूरल इलाकों में भी पहुंच जाएंगी। लेकिन वो रूरल सेटलमेंट्स जो कि अर्बन सेटलमेंट से बहुत दूर है, बहुत आउटस्कर्ट्स में है, वहां पे डेवलपमेंट की सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। और इसको समझाया जा रहा है जल जीवन मिशन के एग्जाम्पल से, जो कि अगस्त 2019 में लागू किया गया था, और ये तमिलनाडु के कंटेक्स्ट में समझाया जा रहा है। देखिए सेफ ड्रिंकिंग वाटर काम था जल जीवन मिशन का। रूरल इंडिया में 2024 तक सारे हाउस होल्ड्स में आपको सेफ और एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर पहुंचाना है, ये टारगेट था जल जीवन मिशन का। इससे बहुत सी अच्छी बातें, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता है कि गांव के इलाके में जो लेडीज होती हैं, जो घर की औरतें होती हैं, बेटियां होती हैं, वो अपने सर पे, अपने कंधों पे घड़ा भर के जा रही हैं, बाल्टियां लेके जा रही हैं, दूर से पानी भर के घर तक लेके आ रही हैं। तो ये ड्रजरी है,
ये एक प्रकार का फोर्स्ड मैनुअल लेबर है जिसको बड़े आराम से स्किप किया जा सकता है अगर टैप वाटर घर घर तक पहुंचाया जाए। और अगर आप देखो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑफ द यूनाइटेड नेशंस का छठा गोल है अवेलेबिलिटी एंड सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन फॉर ऑल। तो जल जीवन मिशन इस गोल को भी फुलफिल करने में मदद करता है। अब तमिलनाडु की प्रोग्रेस फर्स्ट 2 क्वार्टर्स ऑफ 2022 में जल जीवन मिशन के इंप्लीमेंटेशन में बाकी देश से ज्यादा है। लेकिन अगर आप तमिलनाडु के फिगर्स को भी पेरूज करोगे तो आपको पता चलेगा कि वो रूरल सेटलमेंट्स जो कि अर्बन इलाकों के पास है वहां पे सुविधाएं पहले पहुंच रही हैं और बाहर की रूरल सेटलमेंट्स के पास नहीं पहुंच पा रही। जैसे तमिलनाडु के अंदर कांचीपुरम में 100%, रानीपेट में 98.73%, कन्याकुमारी में 83.99%, वेल्लोर में 80.89% और तिरुचिरापल्ली में 78.55% मतलब होम्स में आप कह लो आपको टॉप वाटर मिल जाएगा। तो ये वो आप कह लो डिस्ट्रिक्ट्स के गांव हैं जो कि अर्बन इलाकों के पास हैं। लेकिन अगर आप कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स में चले जाओ जो कि अर्बन इलाकों से बहुत दूर हैं, जैसे कि धर्मपुरी और कल्लाकुरुची डिस्ट्रिक्ट, धर्मपुरी में केवल 16.37%, कल्लाकुरुची में केवल 42.95% हाउस होल्ड्स में टैप वाटर पहुंचा है। ठीक है, रामनाथपुरम और विरुद्धनगर में केवल 9% घरों में टैप वाटर पहुंचा है। इनफैक्ट रामनाथपुरम में अगर 3,02,402 रूरल हाउस होल्ड्स हैं तो ओवरऑल केवल 22.4% में टैप वाटर है। विरुद्धनगर में 4,28,435 रूरल हाउस होल्ड्स, उसमें केवल 31.12% में टैप वाटर पहुंचा है। तो ये इंडिकेटर्स क्या बताते हैं कि तमिलनाडु जैसा एडवांस स्टेट जहां पे जल जीवन मिशन इतने अच्छे तरीके से ऑपरेट कर रहा है, वहां भी वो रूरल इलाके जो कि अर्बन सेंटर्स के पास है वहां तो सुविधा पहुंच रही जल जीवन मिशन की, आउटर रूरल इलाकों में नहीं पहुंच रही। तो यहां पे एक इक्विटेबल ट्रीटमेंट और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैलो पॉलिसी की जरूरत है। ये बेसिक सार था उस पर्टिकुलर आर्टिकल का। नेक्स्ट न्यू चैप्टर इन डिफेंस एंड टेक। मनोज जोशी साहब ने आर्टिकल को लिखा है, डिस्टिंग्विश फेलो है ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के। इन्होंने क्या बताया भैया, इंडिया और यूएस ने इनॉग्रेट किया है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICET, और ये पर्टिकुलर इनिशिएटिव इंडिया और यूएस रिलेशंस के ऊपर एक ट्रांसफॉर्मेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। 1960 से लेके अब तक यूएस टेक्नोलॉजी बैंडवैगन का लगातार फायदा उठाने की कोशिश की है इंडिया ने, पर इंडिया उतना फायदा उठा नहीं पाया जो कि यूएस टेक्नोलॉजिकली इंडिया से बहुत ज्यादा आगे था। लेकिन अब ICET थोड़ी अच्छी पोजीशन में, अब कहीं ना कहीं इंडिया भी टेक्नोलॉजिकल और मैनेजेरियल कैपेसिटीज को डेवलप कर चुका है, एक मेजर इकोनॉमिक पावर की तरह उभर रहा है। ICET 6 कोर एरियाज ऑफ को डेवलपमेंट एंड को प्रोडक्शन में फोकस कर रहा है। स्ट्रेंथनिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स, डिफेंस इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, रेजिलिएंट सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स, स्पेस साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स चैलेंज, नेक्स्ट जनरेशन टेलीकॉम। तो अपने आप में ही इन इलाकों में एंगेज करके कहीं ना कहीं इंडिया अपने लिए यहां पे जगह बना रहा है मेजर टेक्नोलॉजिकल सेक्टर में। अगर आप देखो तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल साहब ने यह भी बोला है कि ये जो इंटेंशन है ICET को, इनको डिलीवरेबल्स में बदलने की जरूरत है। वैसे तो 1950s से यूएस इंडिया के डेवलपमेंटल एफर्ट में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, लेकिन बीच बीच में ये एफर्ट्स में रोड़ा भी आया है, रोक भी आई है। जैसे फॉर एग्जांपल कोल्ड वॉर के समय पे सोवियत यूनियन जब स्टील, हैवी इलेक्ट्रिकल्स और पेट्रोल और माइनम का पावर हाउस उभर के आया, यूएस उभर के आया इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और कहीं ना कहीं यूएस ने इंडिया की मदद भी की। लेकिन वो मदद बीच में रुकी भी। जैसे इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया 1974 में, तो यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। फिर 1960s के बाद अगर आप देखो तो इंडिया के एजुकेशनल, इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस तेजी से आगे बढ़ने लगे, IIT IIM। लेकिन IIT IIM के ग्रेजुएट्स को इंडिया में काम करने के लिए नौकरियां नहीं मिली तो वो यूएस में चले गए, और यूएस की इकोनॉमी में उन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया। यूएस के साइंटिस्ट ने इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन लॉन्च करवाया जिससे हमारी फूड सिक्योरिटी आई। फिर अगर आप देखो तो बांग्लादेश वॉर हुआ 1971 में, 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किए, इसके चलते यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए। बाद में अगर आप देखो तो 1987 में यूएस ने इंडिया के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस प्रोग्राम के लिए GE-404 इंजन भी दिया इंडिया को। फिर बाद में रिश्ते बिगड़े। अगर आप देखो तो 1998 में फिर से इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट कर दिए, फिर से यूएस ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। फिर बाद में यूएस ने चाइना के मीटियोरिक राइज को देखा और यूएस को लगा कि चाइना के बैकयार्ड में किसी को तो सपोर्ट करना है ना, चाइना के राइज को रोकने के लिए। जिस तरह से इंडिया के राइज को रोकने के लिए बैक एंड में पाकिस्तान का सपोर्ट लिया था यूएस ने, उसी प्रकार से चाइना के राइज को रोकने के लिए इंडिया को सपोर्ट किया यूएस ने। तो यूएस भी यहाँ पे एक प्रकार का गेम ही खेल रहा है।
अब इस गेम का इंडिया को फायदा उठाना है। तो इंडिया लगातार यूएस की टेक्नोलॉजी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था, बट पहले हमारी की मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्रेस उसको मैच नहीं कर पा रही थी। अब इंडिया भी एक मेजर पावर बन के आया है। एक बड़ा मुद्दा था न्यूक्लियर एंगेजमेंट, जो कि इंडिया और यूएस के रिश्तों के बीच में रोड़ा बन के खड़ा था। वो मुद्दा भी क्लियर हुआ और बहुत हद तक सॉर्ट आउट हुआ जब इंडिया और यूएस ने एक न्यूक्लियर डील साइन की 2008 में, और इस डील को ही आज की डेट में हम ओवरऑल फॉलो अप कर रहे हैं। आज की डेट में इंडिया बिलियंस ऑफ डॉलर्स के यूएस वेपन्स खरीदता है। हम एक मेजर डिफेंस पार्टनर हैं, एक मेजर नॉन नेटो अलाउ भले ही ना हो पाकिस्तान की तरह, बट कहीं ना कहीं हम इतने मेजर पार्टनर है यूएस से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के वेपन्स खरीदते हैं। काटसा के अंदर यूएस हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाता है। यूएस G404 और 414 आपके लोग इंजन्स प्रोवाइड कर रहा है एलसीए के लिए। शायद आगे आने वाले समय में एक फाइटर जेट की डील भी हो जाए F-35 की इंडिया के साथ यूएस की। तो इस प्रकार से अगर आप देखो तो जैसे कि यूएस अपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को जेलसली गार्ड करता है, इंडिया भी कोशिश कर रहा है कि यूएस की टेक्नोलॉजी से जितना ज़्यादा खींच पाए उतना ज़्यादा खींचने की कोशिश करे। किस हद तक आगे आने वाले समय में हमारे नेगोशिएटर्स यूएस की टेक्नोलॉजी को एक्सेस कर पाएंगे, ये तो भाई वक्त ही बताएगा। फिर भाई अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन है जगदीप धनखड़ साहब, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हैं, इन्होंने राज्यसभा की प्रिविलेज कमेटी को आदेश दिया। और प्रिविलेज कमेटी को हेड कौन कर रहा है? डिप्टी चेयरमैन MP हरिवंश। इनको बोला कि भाई ये जो राज्यसभा के अंदर 12 अपोजिशन MP हैं, इनके ऊपर डिसऑर्डरली कंडक्ट के चार्जेस को आप इन्वेस्टिगेट करो। इन्होंने बजट सेशन के समय पे हाउस की फंक्शनिंग को इस हद तक परेशान किया है कि मतलब कहीं ना कहीं ओवरऑल स्पीच देनी तक मुश्किल होगी पार्लियामेंटेरियंस के लिए। जैसे कि 85 मिनट का एड्रेस दिया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने, उस समय पे अपोजिशन स्लोगन्स रेज करता रहा, तो उन स्लोगन्स को संसद टीवी पे दिखाई नहीं गया, वहां से ब्लैकआउट कर दिया गया। फिर ओवरऑल एक बीजेपी MP ने कंप्लेन की जगदीप धनखड़ साहब को, किसके अगेंस्ट? कांग्रेस के MP रजनी पाटिल के अगेंस्ट, क्योंकि अपोजिशन की इस ओवरऑल हरकत को रजनी पाटिल ने अपने ओवरऑल कैमरा पे रिकॉर्ड किया और बाद में मीडिया को लीक कर दिया। फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन है जो राज्यसभा में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, मोशन ऑफ थैंक्स के ऊपर इनकी 88 मिनट की स्पीच थी। इस 88 मिनट की स्पीच में 6 इंस्टांसेस को यहाँ पे एक्सपंज किया गया। इनफैक्ट ओवरऑल अपोजिशन को बोला जा रहा है कि आप अपने स्टेटमेंट्स को ऑथेंटिकेट करिए। तो अपोजिशन बोल रहा है कि हम जो बोलते हैं उसको तो भाई रूलिंग पार्टी के मेंबर्स ऑथेंटिकेट करने को बोल देते हैं, अपने कहे हुए स्टेटमेंट्स को वो जेन्युइन बताते हैं। राहुल गांधी जो कि लोकसभा में लीडर ऑफ द अपोजिशन है, उनकी स्पीच के 18 पोर्शंस को एक्सपंज किया गया। तो बेसिकली अपोजिशन यहाँ पे मोशन ऑफ थैंक्स में जो अकाउंटेबिलिटी रूलिंग एग्जीक्यूटिव से लेने की कोशिश कर रही है, उसको डेलिबरेटली ऐसा बोला जा रहा है रूलिंग पार्टी के मेंबर्स द्वारा एक्सक्लूड किया जा रहा है, एक्सपेंड किया जा रहा है, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड्स में रखा ही नहीं जा रहा है। ये पार्लियामेंट्री रूल्स और नॉर्म्स के अगेंस्ट है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। कुछ इस प्रकार की बात इस आर्टिकल में बोली गई है, ठीक है। और ये EPFO वाला आर्टिकल तो मैंने आपके साथ वैसे भी डिस्कस नहीं किया। सो थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ इस लेक्चर को शेयर करिएगा। मैंने बहुत डिटेल में चीज़ें आपको समझाने की कोशिश की। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मज़ा आया हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में देके जाइएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर को शेयर करें। आई होप आपको लेक्चर सुनने में मज़ा आ रहा हो। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।